हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार विथ ITI। तो फ्रेंड्स, जो हमारी क्लासेस चल रही थी WCS की, उसमें आज हम लोग ग्रुप 4 के लेवल 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ग्रुप 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसमें हमारा ग्रुप 7 तक है। तो ग्रुप 7 में हम लोग आज चौथा ग्रुप जो है उसको पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। और ये क्लासेस आपके CITS एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं, जो स्टूडेंट CITS कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली हैं। क्योंकि जो कुछ हमारा आने वाला है एग्ज़ाम्स में, इसी से आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो इससे हम लोग चलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 25 इंटू, देखिए इसका मतलब क्या होता है इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सीन दिया गया है। फिर उसके बाद 1.5 प्लस 2.5 अपान 18। इसके लिए क्या करना है? इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो इसको हल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 25 और 1.5 का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? चलिए बताते हैं आप लोगों को हम। क्योंकि आप बोर्ड मास रूल जो आप पढ़े ही होंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 1.5 और प्लस 2.5 अपन हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल जो हमारा होता है, पहले ही आप लोगों को बता दिए थे। जो बोर्ड मास रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, यह कहता है पहले ब्रैकेट रहेगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा। तो हम डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। तो हमारा हो जाएगा यह 1.5 रहेगा ही। अब देखिए डिवाइड करने के लिए, अब सोच रहे होंगे आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि 1.2 जो होता है उसका आपको 0.5 आता है। इसी प्रकार अगर 1.4 का हम लोग निकालते हैं तो हमारा आता है 0.25 आता है। यानी हमारा जो अंश है और हर, जो अंश छोटा अगर रहेगा और हर अगर बड़ा रहेगा तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी 0 पॉइंट करके, यानी 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है। इसमें भी हमारा देखिए हर बड़ा है 18 है और अंश की है 2.5 छोटा है, यानी इसमें अंतर ज़्यादा है। क्या इसमें हर और अंश में अंतर ज़्यादा है? इसको हम लोग मान लेते हैं 0.1 तक मान लेते हैं, ठीक है। आगे भी कुछ होगा, अभी हमें ऑप्शन में ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि हाँ कौन सा हमें सही होगा। जब हम लोग इसका 25 इंटू 1.5 करते हैं तो दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 37.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 0.1 लेते हैं अगर, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 37.6 आएगा, ठीक है। अब हम इसमें मिलाते हैं कि हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो रहा है, इसके करीब तक आ जा रहा है। तो यानी हम ऑप्शन नंबर 2 को सही मानेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और डिवाइड कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसकी पहले की क्लासेस भी आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जो 7 ग्रुप दिए गए हैं, इन 7 ग्रुप में से आपको कोई भी ग्रुप एग्ज़ाम्स में दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको 7 ग्रुप पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अगला बोल रहा है, व्हाट विल बी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन द लिंक मैकेनिज्म सो इन द गिवन। तो फ्रीडम मैकेनिज्म क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें हमें पूछा क्या है, गिवन फिगर, तो डिग्री ऑफ फिगर पूछा है ना, फ्रीडम पूछा है। तो इसको निकालने के लिए हमें पहले काउंट क्या करना पड़ता है, हमें लिंक और ज्वाइंट को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो लिंक क्या होता है, ज्वाइंट क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारी एल्बो है, ये हमारी क्या है, एल्बो है। एल्बो से हमारी ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारे हाथ का पंजा हो गया। तो देखिए ये एल्बो हमारी जहाँ पे जुड़ी हुई है ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। और ये देखिए हमारी क्या है, ये हड्डी हमारी ना, ये सीधी है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार जो यहाँ पे हमारे फिगर दिखाया गया है, इसमें हम लोग लिंक और ज्वाइंट को काउंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिंक काउंट करने के लिए देखिए स्टेट जो हमारा, देखिए हमारा एक लिंक हो गया यह, और ये हमारा दूसरा लिंक हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ये तीसरा लिंक हो गया, और एक लिंक आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक इसको स्टेट जोड़ने के लिए हो जाएगा। हमारा यहाँ पे 4 लिंक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जब 4 लिंक मिल गए, अब ज्वाइंट देखिए, ज्वाइंट एक ज्वाइंट हो गया, यहाँ पे देखिए दूसरा ज्वाइंट हो गया, इसको हम लोग रोमन अंक में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा ज्वाइंट है, देख रहे हैं ना ज्वाइंट, यहाँ पे तीसरा ज्वाइंट है, और यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे चौथा ज्वाइंट है। यानी हमें क्या मिले, 4 ज्वाइंट मिल गए और 4 लिंक मिल गए। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूले के आप लोग समझ लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सा फार्मूला है, डिग्री
ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है, इसको हम लोग एम से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला है उसको एम से दिखाएंगे। और फार्मूला होता क्या है हमारा? 3 × L-1, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, -2J। यानी हमारा यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जितने लिंक होंगे उसको हम लोग L से डिनोट किए हैं और जितने ज्वाइंट होंगे उसको हम लोग J से डिनोट किए हैं। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 3 × L-1। L का हमारा लिंक कितने मिले? 4, -1 मिल गए। -2 × ज्वाइंट कितने मिले हमें दोस्तों? 8 मिल गए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 × 4 -1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस हमारा यहाँ पे क्या आएगा? ज्वाइंट 4 मिले थे हमें ना, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 9, 9 - 8, तो हमारा निकल कर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा निकल के आया डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या निकल के आया? 1 निकल के आया। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि ये आपको जो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है फाइंड द वर्जिनल प्राइस ऑफ गुड्स। कोई वस्तु है उसका वर्जिनल मूल्य निकालना है। ठीक है, इफ़ द क्राफ्टमैन सेल गुड्स फॉर राइस 450 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट, उसकी हमें वर्जिनल वैल्यू निकालनी है। अगर कोई वस्तु क्या करता है 25% डिस्काउंट पर 450 रुपये में बेचता है तो उसकी वर्जिनल वैल्यू क्या होगी? तो डिस्काउंट जो होता है हमेशा MRP पे दिया जाता है। आपको पता होगा कि जो हम डिस्काउंट देते हैं वो हमेशा किस पे देते हैं? MRP पे देते हैं। यानी जो हमारी अंकित मूल्य होता है, जो हमारा मेन प्राइस होता है, उस पर हम लोग क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो भी, देखिए जो हमारा MRP होती है उसको हमेशा 100% मानते हैं हम लोग। MRP को हमेशा 100%, मेन प्राइस अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 100% हमारा था, उसमें से हमने 25% डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना? जब 100 में हमने 25% डिस्काउंट दे दिया तो 100 में 25 घटा देंगे तो दोस्तों बचा हमारा 75%, और 75% बराबर 450 रुपये। अभी बोला है यहाँ पे देखिए कि 25% डिस्काउंट देने के बाद वह बेचा कितने में? 450 रुपये में। तो 75% इक्वल टू 450 रुपये। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 1%। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 450 और बटे हमारा जो 75 यहाँ पे किस में है? मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 25 यानी 75 हो जाएगा यहाँ पे, और हमारा ये हो जाएगा 25 एकम 25, और यहाँ पे बचेगा 25 छक्का 25 पाँचे 125 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा हमारा? 25 वाले 150। ठीक है, और 3 छक 18 हो जाएगा। हमारा 1% इक्वल टू 6 निकल कर आ रहा है। यहीं से हम लोग 100% निकालेंगे। 100% क्यों निकालना है? 100% हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पूछा है फाइंड द वर्जिनल प्राइस या मेन प्राइस या अंकित मूल्य जो भी पूछा है 100%, इसलिए हम लोग 100% निकाल रहे हैं। तो 100% बराबर है 1% बराबर 6 है। 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 600 हो जाएगा। यानी जो हमारा मेन प्राइस निकल के आएगा वो हमारा 600 निकल के आएगा। अब कैसे आया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब डिस्काउंट देगा तो हम 75% बराबर उसको मान लेंगे। यह सबसे आसान ट्रिक होता है। कोई भी सवाल अगर इस तरह आपको दे रहा है तुरंत उसको क्या कर दीजिए, अगर लाभ हो रहा है 100 में जोड़ दीजिए, जितने का लाभ होगा उसमें जोड़ के उस वैल्यू को बराबर कर देंगे। अगर हानि हो रही तो घटा के कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है आकृति में बल को मापने के लिए किस मापन परिमाण का उपयोग किया जा रहा है? तो आकृति में बल को मापने के लिए यह क्या कर रहा है? बल को माप रहा है। केबल को नापने के लिए दोस्तों, बल को नहीं नाप रहा है, यह केबल को मापने के लिए किस मापन परिणाम का उपयोग किया जाता है? तो यह केबल को नाप रहा है। तो बोल रहा है आई वंडर्ड हाउ बिग अ केबल इज। वह अपने दिमाग में सोच रहा है, वह आश्चर्यचकित हो रहा है। हाई वंडर्ड हाउ बिग अ केबल, यह जो केबल है कितनी लंबी हो सकती है। ठीक है, यह लेबल कैसे इतनी लंबी है या जो कुछ भी बोल रहा है। तो यह क्या कर रहा है? यह केबल की जो मापन वह द्रव्यमान में तो नहीं कर रहा है, वह बिग बोला है ना, बड़ी है, लंबी है। वह इसकी टाइम के लिए तो भी नहीं कर रहा है यहाँ पे ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात की जा रही है। वह केबल का मापन कर रहा है उसकी लंबाई के आधार पे कर रहा है। ठीक है, कोई भी वस्तु मापन किस में करते हैं हम लोग? लंबाई के आधार पर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है
यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल 450 न्यूटन हो, जो 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर गतिविधि एक्सलेरेट करता है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान ढूंढें। इसमें कहने का अर्थ है, आप लोगों को बता दें हम लोग, हमें दिया क्या यहाँ पे देखिए, बोल रहा है यदि वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल, जो हमारा एफ का मान दे दिया गया है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एफ की वैल्यू क्यों मिली, क्या मिली हमें 450 न्यूटन। एफ की वैल्यू हमें मिल गई 450 न्यूटन, ये हमारा एफ बराबर हो गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है एक्सलरेट, यानी एक्सलरेट का मतलब ये हमारा त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण करते हैं, इसको हम लोग ए से दिखाते हैं। और यह कितना दे दिया हमारा 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बोला ये गतिवृद्धि एक्सलरेट करता है, यानी उतने पर क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है। तो हमारा पूछा क्या, द्रव्यमान। एक फार्मूला होता है, यह हर जगह यूज होता है, यह बराबर यम इंटू ए, यह फोर्स का फार्मूला है, यह बराबर यम इंटू, जहाँ यफ हमारा क्या है, बल है, और यम क्या है, द्रव्यमान है, और ये त्वरण है। तो यहाँ से हमें निकालना है दोस्तों यम की वैल्यू। तो यम की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे हो जाएगा यफ अपान ये, और एफ की वैल्यू क्या है 450, एफ की वैल्यू 450, और यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू 50 हो जाएगी। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 5 9 45 हमारा हो जाएगा 50 kg आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के 9 kg हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल है, इसमें आपको द्रव्यमान और त्वरण दिया था, बस आपको क्या पूछा था, मास पूछा था। ठीक है, बोल रहा है अगला क्वेश्चन, इन द फ्री बॉडी डायग्राम 2 फोर्सेस आर शोन। कोई फ्री बॉडी डायग्राम है, उसमें 2 फोर्स क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, 2 बल। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इफ़ द वेट ऑफ द बॉल 4 kg। अब देखिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है, फार्मूला भी हमें मालूम है, यम इंटू ए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एफ अपान यम कर देंगे। क्या करेंगे, एफ अपान यम। देखिए कैसे हुआ है, हमें ए को यहीं रहने दिया, या यम को नीचे भेज दिया, एफ अपान यम हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप बताइए, हमें एफ अपान यम मिल गया, हमें त्वरण निकालना है। हमें दिया क्या है, सिर्फ वजन, यानी यम की वैल्यू दी गई है जो 4 kg दी गई है, हमें यह पता करना है। तो जो हमारा डायग्राम दिया गया है, जो हमारी बॉडी दी गई है, उस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, यह बाल है, तो यह 2 बल कार्य कर रहे हैं। एक बल ही है जिसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। देखिए एक बल कहाँ तक बाहर की तरफ कार्य कर रहा है 5 न्यूटन का, और एक बल अंदर की तरफ कार्य कर रहा है 3 न्यूटन का। तो यहाँ पे जो हमारा परिणामी बल आ जाएगा, यानी जो हमारा वास्तविक बल आएगा, जो 5 न्यूटन अंदर की तरफ, 2 और 3 न्यूटन बाहर की तरफ। तो जो बल कितना कार्य कर रहा है, जो हमारा 5 न्यूटन और 3 न्यूटन में अगर माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ 2 न्यूटन, यानी इस पर हमारा 2 न्यूटन बल बाहर की ओर कार्य कर रहा है। क्योंकि हमारा 3 न्यूटन अंदर का और 3 न्यूटन बाहर का हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे बल, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूटन। ठीक है, तो यानी हमें जो यहाँ पे एफ का मान मिलेगा वह सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा, और एम का मान हमें दिया गया है 4। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 0.5 निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा कितना निकल कर आया है, 0.5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा उसमें सही था। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है आपको दोस्तों कि 2 वस्तुएं यम1 और यम2 के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल ढूंढें, जिन्हें 30 मीटर अंतर से, आपको हिंदी का पूरा नहीं दिया गया है कंप्लीट, इसमें देखिए इंग्लिश में, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल हमें ज्ञात करना है, बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। अब 2 ऑब्जेक्ट बना लीजिए, जितना कह रहा है उतना सुनिए, ज़्यादा मत सुनिए। चलिए, बोला 2 ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, यम1 और यम2। क्या बना लिया, यम1 और यम2, 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। उसके बाद सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस 30 मीटर है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर। हैविंग देयर मासेज 20 kg एंड 30 kg, और इनके जो मासेज कितने हैं, इसका 20 kg है और इसका 30 kg है। ठीक, सभी क्लियर हुआ, ये 30 kg हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, रेस्पेक्टिवली टेक जी की वैल्यू हमें 6.67 दिया गया है यहाँ पे। तो बोल रहा है
हमें ज्ञात कर फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, यहाँ पे समझ में आया, हमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का हमारा फार्मूला होता है, यह बराबर जो हो जाएगा दोस्तों, यह बराबर G इंटू m1 इंटू m2। यह हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है। अपान ये हमारा कहाँ से आ गया, ये इसको कट करिए, हमारा होता है अपान r स्क्वायर। क्या होता है, r स्क्वायर। अब देखिए हम निकालेंगे इसको फार्मूले पे, तो यह बराबर हम रखेंगे, यह बराबर हमारा क्या था फार्मूला G, तो G की वैल्यू हमें दी गई है 6.67। यहाँ पे हम रखेंगे 6.67 गुणे 10 के घाते 11। यह हमने G की वैल्यू रख दिया। उसके बाद m1 m2 दो भार जो दिए गए थे हमारे 20 kg और 30 kg, तो 20 गुणे 30 दोनों भार रख दिए। अपान हमें क्या रखना है, r स्क्वायर। r का मान कितना है दोस्तों, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है हमारी r होती है। r की मान हमारा 30 मीटर है, स्क्वायर है यानी 30 गुणे 30 हम रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। अब देखिए हमारा 30 गुणे 30 रख दिया। अब हमें कटेगा क्या, यह 30 से यह 30 कट जाएगा, यह 0 से यह 0 कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 दूनी 6, और यहाँ पे बचेगा हमारा LCM 3 तरीके 9। कुछ इस प्रकार हमारा आएगा। जब हम F इक्वल टू करेंगे तो 2 का हमारा बचा है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6। ठीक है, हमारा 44 10 मान लो कितना आया, 10 से घाते 11। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, आप लोगों को, आप लोग जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मैच करेगा ऑप्शन नंबर 1 वाला। ठीक है, लगभग हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमारा ये लग जाएगा। यह गुरुत्वाकर्षण और बल कहीं पूछेगा तो आपको यह फार्मूला याद करना है, यह बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। दो पिंड होते हैं, उसमें हमारे बीच की डिस्टेंस दी रहेगी, दोनों का वेट दिया रहेगा, और उसके हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन इंक्लाइन प्लेन एज सोन पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 70 जूल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दे दिया गया है जो हमारी कितनी है, 70 जूल है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी इसको हिंदी में बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, हमारी ऊपर दी गई 70 जूल। अब बोला गया है उसी के आधार पे व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको फार्मूला मालूम होगा दोस्तों कि होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। m जो होता है हमारा द्रव्यमान होता है, g का मान आपको पता है 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए g का मान। और हमें h जो हमें हाइट दी रही रहती है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह किसी हाइट पर होगी तभी उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर उसकी हाइट नहीं दी गई है तो हमारा h बराबर 0 हो जाएगा, और हाइट नहीं है तो h बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर हमारा h बराबर 0 होगा तो पूरे मान को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आएगी यहाँ पे शून्य निकल कर आएगी, 0 जूल। ठीक है, यानी इससे यह तात्पर्य हो रहा है, समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी होती जो है वह वस्तु की किसी ऊंचाई पर होती है। यानी अगर हम वस्तु हमारी यहाँ से 2 मीटर ऊंचाई पर होती तब यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी कुछ न कुछ निकल कर आती। ठीक है, जितने ऊंचाई पे जाएंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जितने नीचे आएंगे हमारी जो गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो घटती जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई हाइट मेंशन नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन प्रोपोर्शनली कर्व विच अल्फ़ाबेट डिस्क्राइब यील्ड पॉइंट। तो इसमें जो पूछ रहा है तो यील्ड पॉइंट कौन सा है, तो यील्ड पॉइंट हमारा देखिए जो सी वाला है, इसको पहले भी हम लोग बता चुके हैं, यह हमारा कौन सा पॉइंट है, यील्ड पॉइंट है। ठीक है, और इसके पहले जो 2 पॉइंट है इसको भी हम लोग बता दें ताकि आप लोगों को फिर से कहीं आई तो आपको दिक्कत ना हो। ये जो हमारा बी पे होता है हमारा इलास्टिक पॉइंट होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से बताएं आप लोगों को कि कैसे इसका
मान बदलता रहता है, कहाँ से इलास्टिक होता है, कहाँ से प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ से हमारा जो ए होता है यह प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। कौन सी लिमिट? प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तीनों का मान आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, वो हमारी कौन सी थी? इलास्टिक पॉइंट होता है, और वो हमारा यील्ड पॉइंट होता है। ठीक है, तीनों को आप लोग ध्यान दीजिए। यानी इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी वेलोसिटी रेशियो ऑफ व्हील एंड एक्सेल हैविंग व्हील डायमीटर एज 500 mm एंड एक्सेल डायमीटर इज 250 mm। ठीक है, इसमें क्या बोला है? वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों हमारा, वेलोसिटी रेशियो बराबर हमारा होता है एफर्ट बटे लोड। क्या होता है? एफर्ट बटे हमारा लोड होता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे एफर्ट कितना दिया गया है? तो एफर्ट दोस्तों हमारा दिया गया है 500 न्यूटन। क्या दिया गया है? 500 न्यूटन एफर्ट दिया गया है। और लोड कितना दिया गया? 250। और यहाँ पे हम लोग जब कट करेंगे इसको तो 2 आएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया? 2 आ गया। कैसे? देखिए हमारा जो था यहाँ पे देखिए एफ जी दिया गया है, और यहाँ पे एफ कुछ दिया गया, क्लियर नहीं आ रहा है। एफ जी और एफ, यह कैपिटल जी और स्मॉल जी हमें लग रहा है। तो एफ जो हमारा यहाँ पे है यह हमारा क्या है? यह देखिए हमारा लोड है। ये वाला जो हमारा लोड है यह क्या है? लोड हो गया। और यह जो हमारा क्या एफर्ट है, यह हमारा क्या है? एफर्ट है। ठीक है, तो इसी की बात किया गया। जो एफर्ट हमारा था बड़ा वाला पहिया का जो हमारा 500 था, और छोटे वाला का जो धुरी व्यास था वो हमारा कितना था? लोड वो 250 mm था। ठीक है, इसी से हम लोग क्या निकाल लिए? वेलोसिटी रेशियो निकाल लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जिसमें आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आप लोग खुद से कर ले जाएंगे इसको। इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। बोल रहा है इन द फ्री बॉडी डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट नेट फोर्स इज। अब देखिए एक जो बल लग रहा है ऊपर की तरफ 600 न्यूटन, कितना लग रहा है? 600 न्यूटन बल लग रहा है। और एक नीचे की तरफ लग रहा है, वह कितना न्यूटन लग रहा है? 1200 न्यूटन। तो किधर जब दोनों बल का जब हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे तो इसमें हमें अंतर समझ में आ रहा है कि 600 बल इसका, 600 बल इसका इक्वल हो जाएगा। अब बचेगा क्या? 600 नीचे का जो बल है एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1200 लग रहा है, नीचे की तरफ 600 बल क्या लगेगा? एक्स्ट्रा लगेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? देखिए ऊपर नीचे यानी डाउन 600 जो न्यूटन डाउन नीचे की तरफ हमारा बल क्या होगा? इसमें लगेगा। यह तो काफ़ी आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द फ्रैक्शन। इसका परसेंटेज पूछा है। तो 85/25 इसका जब हम लोग भाग देंगे दोस्तों हमारा आएगा 3.4। जब इसको हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से गुणा कर देते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 340। तो लेकिन दोस्तों हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड्स वह 3.4 दिया गया है, यानी इसमें हमारा थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है। जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए था उसके हिसाब से हमारा 340 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन निकाल कर इसको आंसर दे दिया है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है? परसेंटेज भी। और जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है मध्य यानी मेरिडियन ढूंढना है हमें। ठीक, मेरिडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? देखिए अगर हमें कम नंबर होता है, जैसे कोई नंबर दिया गया है 1 2 3, इसका मध्य वाला क्या मिल गया? हमें 2 मिल गया ना। इसी प्रकार हमें इसका मेरिडियन निकालना है, तो इसके निकालने के लिए इसको जितने भी नंबर दिए गए रहते हैं उसको हम लोग असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में पहले कन्वर्ट करते हैं, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। चलिए तो इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें? आरोही क्रम में। ठीक, बढ़ते हुए क्रम में। देखिए बढ़ते हुए क्रम में हम सभी नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिखने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा 10 और ये 23 हो गया, फिर 23 हो गया, और फिर क्या हो गया? 38 हो गया, और फिर लास्ट में हमारा 38 हो गया। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग? तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, हमारा देखिए इधर से 4 नंबर और इधर से भी हम लोग कितने नंबर ले लें? 4 नंबर ले लें। बीच में बचे 2 नंबर 9 और 10। इसमें से अब दोनों में से कोई हमारा मेरिडियन होगा। क्या होगा? अब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 19, और बाई 2 कर देंगे। 2 से जब हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 9.5। ये हमारा क्या हो गया? इसका मध्य वाला
नंबर हो गया। यानी 4 हमने इधर से लिया, 4 इधर से लिया, बीच में 2 नंबर बचे, उसी को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ के डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे तो हमारा मध्य वाला निकल जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है मैट्रिक्स के संयोजन को ढूंढें जहाँ, इसमें ऑप्शन ही दिया गया, यानी यह क्या क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है व्हाट विल बी पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट इन करेंट अक्रॉस 40 एम्पियर रजिस्टर्ड इज 2.8 एम्पियर। ठीक है, 40 ओम रजिस्टर्ड था, तो इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, व्हाट विल बी द पावर डिलीवर्ड, इसमें पावर ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पी का मान चाहिए, और पी इक्वल टू होता है हमारा आई स्क्वायर आर। आई हमारा क्या है, यहाँ पे आई हमारी धारा है और आर प्रतिरोध है, तो हमें आई का मान दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, आई का मान करंट कितना है 2.5 एम्पियर हमें आई का मान दिया गया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और आर हमारे प्रतिरोध भी दिया गया है 40 ओम। ठीक है, रजिस्टर हमारा कितना दिया गया, 40 ओम दिया गया है। जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे 2.5 का, तो हमारा आ जाएगा 6.25, और गुणे हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, तो जो हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा वह आ जाएगा 250.00, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 250 वाट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, यह हमारा पावर निकालने का फार्मूला था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है सही कथन का चुनाव करें। 1 माइक्रोन बराबर, इसमें क्या पूछा है, माइक्रोन पूछा, तापमान की इकाई, तापमान की इकाई तो केल्विन होती है, लेकिन माइक्रोन बराबर ये इतना नहीं होता है। अभी बता देते हैं हम लोग कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर जो होता है ये हमारा होता है 10⁻⁻6 मीटर। या तो 1 माइक्रोन बराबर जो होता है हमारा, इसको हम लोग इस माइक्रोन को क्या कहेंगे, तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा, या फिर 10⁻³ mm। ठीक है, 10⁻³ mm हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइक्रोन बराबर, अब हमारे mm में आया, अब 1 माइक्रोन बराबर हमारा क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 0.001 mm। इसको आप लोग क्या करेंगे, जब 10⁻³ है, जब इसको नीचे ले जाएंगे 10⁻³ हो जाएगा, और इसको हम लोग 1000 लिखेंगे, और 1/1000 को हम लोग क्या लिखते हैं 0.001 mm ही लिखते हैं। इसमें हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही था, कैसे सही है, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm, और तापमान की इकाई क्या होती है, केल्विन होती है, तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड, आसपास के वातावरण में ध्वनि की गति का वस्तु की गति से अनुपात क्या होता है। तो ध्वनि की गति का वस्तु की गति से जो अनुपात होता है वह हमारा क्या होता है, मॉक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ बॉडी अपान स्पीड ऑफ साउंड बराबर क्या होता है, मॉक संख्या। और ये जो नंबर हमारे होते हैं ये वैज्ञानिकों के नाम हैं, इनको वैज्ञानिकों के नाम से दिखाया जाता है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया, उनकी जो खोजें होती हैं उन्हीं के नाम पे क्या की जाती है, इनका नाम रख दिया जाता है। अब एक मैक्स से वैल्यू ज़्यादा हो तो वो क्या होता है, सुपरसोनिक संख्या होती है। अगर हमारी एक मैक्स से वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो वो हमारी सुपरसोनिक वैल्यू होगी। अगर हमारी 5 मॉक से ज़्यादा है, तो 5 मॉक से अगर ज़्यादा है तो हमारी जो वैल्यू होगी वह हाइपरसोनिक संख्या होगी। ठीक है, हाइपरसोनिक नंबर हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बोला है माप में त्रुटि को परिभाषित किया गया है, उत्तर पढ़ने में सही, एनालॉग पढ़ने पर पैमाने में लंबन त्रुटि क्या है। इसमें बोला है माप में त्रुटि को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, उपकरण पढ़ने सही पढ़ने एनालॉग में पैमाने पर पढ़ने में लंबन त्रुटि क्या है। जो हमारी त्रुटि आएगी वह हमारी आएगी कुल त्रुटि, ग्रॉस एरर हो जाएगा। ठीक है, और व्यवस्थित त्रुटि क्या होती है, यह इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी होने पर जो हमारी त्रुटि होती है उसे हम लोग सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे टोटल जो हमारी माप में त्रुटि जो आती है, जो पैमाने पर पढ़ने में लंबन त्रुटि होती है, जो उसे हम लोग कुल त्रुटि बोलते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी गोलाकार एनीथिंग दैट मूव इन अ सर्कुलर पैथ मस्ट बी अटैच अन बाय अ सेंट्रीपेटल फोर्स दैट इज द ऑब्जेक्ट पैथ। यानी किसी भी गोलाकार पथ में चलने वाली किसी भी चीज़ को एक केंद्रगामी बल द्वारा कार्य किया जाना चाहिए जो वस्तु का। अब बोल रहा है कि जो किसी भी गोलाकार पथ पर, अगर हमें कोई गोलाकार पथ पर है चलने वाली किसी भी चीज़ का एक केंद्रगामी बल कार्य करता है, वह जो केंद्रगामी बल होता है वो हमारा कैसे कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है कि समांतर कार्य करता है, कैसे। तो हमारे यह केंद्र जो कोई हमारा सर्कुलर पथ है उस पर कोई वस्तु चल रही है, उसकी दिशा कैसी होगी, किसी प्रकार होगी ना उसकी दिशा। मान लीजिए उसकी दिशा इसी प्रकार होगी, तो उसका जो बल कार्य करेगा वह केंद्र से लंबवत कार्य करेगा। जहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी सब क्या हो रहा है, यह केंद्र के लंबवत ही कार्य कर रहा है। देखिए यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो हमारा जो भी कार्य करेगा केंद्र के लंबवत कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला बिंदु किसी वस्तु का ज्यामितीय केंद्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो बिंदु होता है किसी वस्तु का ज्यामितीय केंद्र यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिंदु किसी वस्तु का ज्यामितीय केंद्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, केंद्रक होता है। देखिए जो केंद्रक और एक हमारा जो आता है दोस्तों, वह आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन दोनों में अंतर समझिए। तो जो हमारा केंद्रक होता है उसी किसी शेप पर हमारा जो हमारा केंद्र निकलता है वो हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। यह किसी शेप पर दिया जाता है। और ये हमारा देखिए जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, ये हमारा देखिए मान लीजिए यहाँ पे इसका मास कम है और यहाँ पे मास इसका अधिक है, तो ये मास के आधार पे होता है। पूरे मास का जो सेंटर होगा, पूरे द्रव्यमान का जो सेंटर होगा वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। ध्यान से समझिए, अगर कोई हमारा डायग्राम दिया गया है, फिगर दिया गया है, तो उसका जो सेंटर होगा वो उसका सेंटर कहलाएगा, ठीक है। जो उसका मध्य का जो भाग होगा वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। लेकिन हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इसमें हमें कोई मध्य से मतलब नहीं होता है। सेंटर मतलब मध्य से नहीं, यह जो हमारा भार का जो हमें पूरे मास का जो सेंटर होगा, जिस पर हमारी पूरी जो वस्तु वह संतुलित हो जाए, जिस सेंटर पर हमारी पूरी वस्तु संतुलित हो जाए वही हमारा उसका क्या होगा, सेंटर होगा। कभी कभी आप लोग अपने हाथों में या फुटबॉल को या किसी को भी गेंद को भी क्या करते हैं, टिकाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर कोई बुक को टिकाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है। कि वो कहीं उसका भार कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे वो टिक जाती है वही उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। और हमारा जो सेंट्रॉइड होता है जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं, ये हमारे ज्योमेट्रिकल जितनी चीज़ें होती हैं, हमारा ट्रेंगुलर हो गया, सर्कल हो गया, सबका क्या किया जाता है, एक सेंटर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को सेंट्रॉइड और ग्रेविटी सेंट्रल में अच्छी तरीके से अंतर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ द फोर्स ऑफ 35 न्यूटन, क्या बोल रहा है, 35 न्यूटन क्या लग रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द मास 50 kg, 50 kg मास को क्या करना है, मूव करने के लिए 35 न्यूटन की बल की क्या है, आवश्यकता है। ऑन अ फ्लैट सरफेस एट कांस्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। इसमें हमें क्या करना है, फ्रैक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इसमें हमें निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए मान लीजिए हमारा कोई 45 न्यूटन का क्या है, 45 kg कोई वस्तु है, कितने kg की, 45 kg की, ठीक है। वह क्या की गई है, किसी सरफेस पे क्या की गई है, रखी गई है। ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारे 45 kg की कोई वस्तु थी, रखी गई थी। अब यहाँ पे एक बल कार्य कर रहा है 35 न्यूटन का, एक बल कितने का है, 35 न्यूटन का। और यहाँ पे हमारा कौन सा कार्य कर रहा है, घर्षण बल, फ्रिक्शन बल कार्य कर रहा है। यहाँ पे इस विपरीत साइड हमारा फ्रिक्शन बल हमेशा कार्य करता है। एक साइड हमारा कौन सा, ये लोड लगा है 35 न्यूटन का, और एक तरफ हमारा फ्रिक्शन बल कार्य कर रहा है। अब हमें इसी में क्या निकालना है, फ्रिक्शन बल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा कि जहाँ भी हमारा जो वेलोसिटी, जहाँ पे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट होती है हमारी जो वेलोसिटी, वहाँ पे जो हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है, ठीक है। हमारी ए की वैल्यू तुरंत क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमारा यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, एक फार्मूला होता है हमारा,
जो घर्षण वाला जो फ्रैक्शन निकालने वाला यह बराबर होता है म्यू एम जी। ये हमारा फार्मूला होता है, ये आपको पता होगा। हमें म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई, तो म्यू की वैल्यू तो निकालना है। हमें क्या दे दिया गया है, फोर्स दे दिया गया है। फोर्स कितना दिया गया है, 35 न्यूटन का। बल कितना कार्य कर रहा है, 35 न्यूटन। हमें जो म्यू निकालना है, जो घर्षण निकालना है, और यम का मान हमें दिया गया है 45 न्यूटन। देखिए यम का मान जो भार है जो वस्तु का, वो 45 न्यूटन है। और जी का मान आपको पता होगा 9.8। यहाँ पे हम लोग सुविधा के लिए डायरेक्ट 10 ले लेते हैं, और इससे हमारा आसपास तो कोई आंसर मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे हम जब म्यू बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 35/450, 35/450 हो गया। जब इसको हम लोग काटेंगे हमारा आएगा 0.7777 कुछ इस तरह प्रकार आएगा, बटा के 10 आएगा। ठीक, जब हम इसको 10 से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.077 और 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0.0, अब इसको 7 को, या 7 है, इसको हम लोग 8 लिख सकते हैं। बार देखिए ऑप्शन में तो बार दिखा नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब 5 से अधिक वैल्यू होती है तो बगल वाले में एक नंबर हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारा इस प्रकार क्या आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है बढ़ते घनत्व के क्रम में वस्तु की कौन सी सूची दर्शाती है। बढ़ते घनत्व के क्रम में वस्तु की कौन सी सूची है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही लग रहा है। कैसे लग रहा है, देखिए जो हमारा केरोसिन होता है उसका घनत्व कितना होता है, इसका होता है 0.78 से लेकर 0.81 तक होता है। ठीक, ये हमारा केरोसिन का हो गया। इसके बाद हम लोग किसका निकालते हैं, पानी का। देख लीजिए पानी का जो हमारा घनत्व होता है दोस्तों 1 होता है, तो सबको पता होगा। ऑक्सीजन का दोस्तों हमारा होता है 1.429। ठीक, इसके बाद लेड का हमारा सबसे ज़्यादा होता है 11.29। इस सबकी क्या निकल गई, घनत्व यानी डेंसिटी निकल गई। डेंसिटी निकालने का फार्मूला आपको पता होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इससे हमारा क्या निकलता है, डेंसिटी निकलता है। और बता दें आप लोगों को, जो वस्तु ज़्यादा जगह लेगी उसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे पानी हो गया, इसकी डेंसिटी कम है, ये ज़्यादा जगह लेती है। ठीक है, और जिसकी जो वस्तु कम जगह लेगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन इसका फार्मूला होता है डेंसिटी निकालने का। नीचे दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन से ये भी बोला है कि इन द फिगर गिवन बिलो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल एज। मटेरियल ए में थर्मल एक्सपेंशन पूछा गया है। सामग्री ए के तापीय विस्तार का गुणांक। तो हमारी कोई ए इस प्रकार कोई साधारण वस्तु है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, तो देखिए इसको हम लोग जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, गर्म करने पर ज़्यादा फैलता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब गर्म करने पर ज़्यादा फैलेगा और ठंडा करने पर ज़्यादा सिकुड़ेगा भी। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब यही है। देखिए ए और बी में क्या है, देखिए हमें इसको हिट किए हैं, क्या किए हैं, हिट किए हैं। हिट करने पर यह क्या हुई, ज़्यादा फैली है। क्या हुई है, ज़्यादा फैली है। कौन, हमारा ए। लेकिन बी क्या है, यहाँ पे कम फैला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ठंडा कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बी वाला क्या हमारा अधिक सिकुड़ा है। ठीक है, तो इसमें हमारा कहने का अर्थ है कि सामग्री बी से अधिक, इसमें सामग्री बी से अधिक, सामग्री बी से कम। तो पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, बोला है सामग्री ए के तापीय विस्तार का गुणांक। सामग्री ए के तापीय विस्तार का जो गुणांक है वह सामग्री बी से कम है, क्योंकि इसका विस्तार ज़्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसका विस्तार क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे बी का भी विस्तार ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी बी का विस्तार ज़्यादा हो रहा है। गर्म करने पर भी ज़्यादा हो रहा है और ठंडा करने पर भी ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग वहाँ किया जाता है। अब रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग क्या करते हैं, तो वहाँ करते हैं जहाँ पे दबाव अधिक होता है, जहाँ पे दबाव हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। दबाव हमारा बड़ा होगा और जो हमारा गैस की मात्रा, जो हमारी फ्लूइड होगा वह क्या होगा, कम होगा। ठीक है, गैस की मात्रा कम होगी, वहाँ पे हमारा हो जाएगा रोटरी कंप्रेसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लो ऑफ टर्बुलेंट फ्लो
इफ़ रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन, तो रेनॉल्ड संख्या किससे अधिक होती है? तो बता दें आप लोगों को कि जो ये होता है रेनॉल्ड, जो फ्लूइड मैकेनिज्म के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनका नाम उसने उन्हीं के नाम पे नाम पड़ा है रेनॉल्ड। रेनॉल्ड क्या है? फ्लूइड मैकेनिज्म क्या 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 है? एक साइंटिस्ट हैं, फ्लूइड मैकेनिज्म के एक साइंटिस्ट, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक के एक साइंटिस्ट हैं, फ्लूइड मैकेनिक के क्या हैं? एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के नाम पे इनका रेनॉल्ड नाम पड़ गया, ठीक है। तो रेनॉल्ड नाम तो पड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग? फ्लूइड। तो जो फ्लो होता है वह देखिए, अगर हमारा फ्लो 2000 से 2300 के बीच में, मतलब 2000 कहीं आपको 2300 भी दिखेगा, से नीचे होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेमिनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेमिनियर नंबर बोलेंगे, ठीक है। अगर फ्लो हमारा कितना होगा? 2000 से नीचे होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेमिनियर नंबर बोलेंगे इसको, ठीक है। लेमिनियर नंबर, ये हमारा हो गया लेमिनियर नंबर। अब जानिए, हमारा 2000 या 2300 था। अगर हमारा फ्लो कितना हो जाता है? 4000 से ऊपर। अगर हमारा फ्लो 4000 से ऊपर हो जाए, कितना हो जाए? ऊपर हो जाए, तब हमारा क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। कौन सा फ्लो होगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। अब देखिए, अगर 2300 और 2000 या 4000 के बीच में, 2300 और 4000 के बीच में अगर आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजेस्डियम। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अगर हमारा फ्लो 2300 से 4000 के बीच में आएगा, तो उसको हम लोग ट्रांजेस्डियम फ्लो बोलेंगे। ट्रांसजेडिज्म फ्लो हो गया, ठीक है। ये आप लोगों को तीनों याद करना है। कोई भी आपको एग्जाम्स में अगर कहीं भी आ गया तो आप लोग उसको घबराइएगा मत। अगला बोल रहा है, द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इन मोशन इज 1.0 पॉइज द विस्कोसिटी विल बी। विस्कोसिटी जो होती है यह तेल के गाढ़ेपन को दर्शाती है, ठीक है। जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है वह उतना ये हमारा क्या होता है? अच्छा माना जाता है, जिस स्नेहक जो होता है हमारा, ठीक है। और इसका क्या होता है? ताप अगर बढ़ाते हैं तो यह क्या होता है? फैलता है, ठीक है। इसके आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है, विस्कोसिटी में। ताप बढ़ाते हैं तो इसका आयतन वृद्धि होगा। तो बोल रहा है इसमें कि द्रव का चिपचिपापन यानी विस्कोसिटी जो है, जो गाढ़ापन है ना, तो चिपचिपापन बढ़ते हुए एक द्रव का चिपचिपापन इतना है, तो इसका चिपचिपापन होगा जब द्रव रुका होगा तब। जब द्रव रुका होगा तब इतना होगा, यानी जब द्रव रुकेगा तो कितना होगा? तो बह रहा है या द्रव रुका है, इससे कोई हमें क्या होगा? फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जब कांस्टेंट रखते हैं तो विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है। तो हमें यहाँ पे ना टेम्परेचर बदल रहे हैं, ना हम यहाँ इसका प्रेशर बदल रहे हैं, ठीक, सिर्फ क्या कर रहे हैं? द्रव क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो जो हमारा सेम जो पहले था वही रहेगा, इस पर कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखिए, ऐसा सवाल हम लोग पीछे भी कर चुके थे। बोला गया, यूजिंग किरचॉफ रूल इज फिगर गिवन बिलो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करेंट इन। तो किरचॉफ का जो नियम क्या कहता है? जो इनकमिंग करेंट होता है, कौन सा करेंट? इनकमिंग करेंट, ठीक। इनकमिंग करेंट जो होता है वह आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। तो इनकमिंग करंट, हमें एरो का सिंबल देखना है। जो एरो बाहर की तरफ है वो हमारे आउटगोइंग करंट हैं, और जो एरो हमारे अंदर की तरफ है वो हमारे इनकमिंग है। तो देखिए, अंदर की तरफ कौन कौन है? दो हमारे दिख रहे हैं, एक I1 दिख रहा है और एक 15 एम्पियर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे I1 इनकमिंग की तरफ, I1 और प्लस 15। दूसरी तरफ हमारा ये देखिए, हमारा 15 हो गया है, प्लस 30 हो गया है, प्लस 20 हो गया, ठीक है। ये तीनों हमारे हो गए। इसको हम लोग I1 करेंगे प्लस 15, और हम जब तीनों को जोड़ देते हैं हमारा 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 65। जब हम यहाँ पे I1 इक्वल टू करते हैं तो हमारा 65 और 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 50, यानी हमारा 50 नंबर क्या आ जाएगा? 50 एम्पियर हमारी क्या निकल के आ जाएगी? धारा निकल के आ जाएगी, ठीक है। टोटल ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक देखिए, यह सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको हम लोग लगाते हैं अच्छे तरीके से। आप लोग पढ़े भी इसको होंगे हाई स्कूल में।
बोल रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। दो हमारे क्या दिया गया, दो समीकरण दिया गया है, दो लाइनें दी गई हैं, उनका समीकरण दे दिया गया है, ठीक है। और वो दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, और कट करने के बाद वो क्या कर रही हैं, ओरिजिन, और कट करने के बाद जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट होता है, जो हमारा मूल बिंदु होता है 0 0, उससे हमें उससे क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो हमें क्या दिया गया, समीकरण दिया गया है, जहाँ पे कट कर रहे हैं उसको हम लोग हल करके वो हमें पॉइंट निकालेंगे। पहले देखिए पॉइंट चलिए निकालते हैं पहले। तो हमारा समीकरण नंबर 1 दिया गया है, ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, रहने दें, नहीं रहने तो नहीं देंगे इसको हम लोग। पहले हम लोग दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 हमारा यहाँ पे और दिया गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। देखिए कैसे हुआ है, x को हमने इधर ला दिया है, ठीक है, y को उधर भेज दिया और 7 को इधर ला दिया, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई हमारा 3 का करेंगे। देखिए क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस समीकरण में हमने 3 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे में किया, ना कि केवल एक पक्ष में, दोनों पक्षों में किया। तो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 3x माइनस 3y और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -21, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। और एक समीकरण हमारा पहले से ही यहाँ पे है 2x + 3y = 6। इसके नीचे हम लोग इसको लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर क्या निकले हैं, 6। अब इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं दोस्तों हमारा, तो यहाँ -3y और +3y कट जाता है। हमने 3 का मल्टीप्लाई इसीलिए कराया कोई हमारा एक मिल जाए, जब मैच करेगा तभी ना कटेगा। जब जोड़ेंगे तो हमारा 3 दूनी 5x यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5x, और 5x बराबर इधर से जब हम लोग जोड़ेंगे 21 में से 6 जाएगा तो हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है, -15। तो x की वैल्यू जो दोस्तों हमारी यहाँ पे निकल के आएगी -3। x की वैल्यू क्या निकल के आई, -3। अब x की वैल्यू तो आ गई, और यहीं से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 2 की वैल्यू इसमें रख देते हैं, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई हमारा था बराबर -7 था। यहाँ पे हम लोग x बराबर -3 रखते हैं, -y था और -7 था। जब ये इधर जाएगा तो -y बराबर हो जाएगा -7 और ये +3 हो जाएगा। जब ये घटेगा तो -y बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या निकल के आ गया, 4। याद करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमें 2 पॉइंट मिले वो क्या क्या मिले, ध्यान दीजिए। एक हमारा क्या मिल गया, -3 मिल गया, एक हमारा क्या मिला है -3, और एक दूसरा क्या मिला है, 4 मिला है। ये दोनों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये दोनों देखिए, आपको यह पता ही होगा कि ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट निकल के आया -3 और 4, इस पे देखिए हमारा यह प्लस होता है, ये हमारा 1 2 3 4 प्लस होता है, और इधर क्या होता है, माइनस होता है। 1 2 3 4 जो कुछ भी हमारा 1 2 3 4 5 ये सब माइनस में है, सब किस में है, सब हमारे माइनस में है। ऊपर हमारा प्लस होता है, ठीक है, ऊपर क्या होता है हमारा -1 -2 -3, इस तरह हमारा प्लस हो जाएगा। नीचे हमारा -1 -2 -3 हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, हमारा -3 किधर चलना है, x अक्ष पर। ये हमारा x को दिखाएगा, यह y को। x अक्ष पर -3 हमने आ गया, और y अक्ष पर 4, ये हमारा क्या था आगे 4। और यानी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैच करा दिया। जो हमारा पॉइंट आया ये -3 और 4 यहाँ पे आया। 2 रेखाएं थीं, देखिए ये रेखाएं ये थी, एक रेखा यह थी, दोनों एक दूसरे को जहाँ काटी हैं वह बिंदु हमें क्या मिला, -3 और 4 मिला। और यहाँ पे देखिए बोला वर्जिन, फ्रॉम द वर्जिन, हमें क्या निकालना है, जो डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द वर्जिन। वर्जिन का मतलब मूल बिंदु, और मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, यहाँ पे 0 0 होता है मूल बिंदु। हमें डिस्टेंस निकालना है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों, हमारा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट
अंडर रूट x2 माइनस x1 उसके बाद का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बराबर अंडर रूट हो जाएगा -3 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान क्या है 4 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए यह कन्फ्यूजन में हो गए होंगे आप लोग, यह हमने कैसे लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने कैसे लिखा है, हमने यहाँ पे क्या माना है, इसको हम लोग x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया और इसको y2 मान लिया। मानते नहीं, यह होता है। ठीक है, पहला वैल्यू हमारा x1 y1 हो गया, पहला जो बिंदु हो गए, दूसरे क्या होंगे x2 y2 हो गए। बस वही जो हमने फार्मूला रखा है उसी पे क्या रख दिया, x2 y2 जो कुछ है हमने वही वैल्यू रख दिया। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद हमारा d बराबर क्या आएगा, d बराबर हमारा अंडर रूट में -3 बचेगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 9 25 यानी हमारा 25 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे हम लोग तो 5 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल था, लेकिन आसान नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल था। बस इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल आपको आसानी से लग जाएगा। अगला बोल रहा है कि एक टावर से तोप का गोला गिराया जाता है, जब ये गिरता है तो क्या होता है। अब देखिए जब ऊपर से कोई वस्तु हम गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर से कोई वस्तु जब गिरा रहे हैं तो हम जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी ऊपर ज़्यादा होती है और नीचे क्या होती है कम होती है, नीचे आते हैं तो जीरो हो जाती है। तो यहीं पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट हमारा समझिए, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी बढ़ेगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा घटेगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी हमारी बढ़ेगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। कैसे घटेगी इसको हम लोग बता रहे हैं, हम ध्यान से देखिए इसको। गतिज ऊर्जा क्या होगी हमारी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, क्योंकि ऊपर से सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा कहाँ होती है, ऊपर से हम गिरा रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा हमारी यहाँ पे रही होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है ज़्यादा होगी, लेकिन नीचे आते आते हमारी क्या हो जाएगी घट जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि हमारी जितनी हाइट पे ज़्यादा होगी वहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। जब वस्तु नीचे आ गई तो वहाँ पे हाइट मिली ही नहीं, हाइट 0 हो गई, यानी स्थितिज ऊर्जा घट गई। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है तीर को खींचते हुए आप का भंडारण कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा का कि स्थितिज ऊर्जा का, किसका। तो देखिए जब हम लोग तीर को खींचते हैं तो उसमें जो हमारी ऊर्जा आती है वह स्थितिज ऊर्जा आती है। कौन सी आती है, स्थितिज ऊर्जा। जब हम खींचें, जब उसको छोड़ देंगे तब उसमें गतिज ऊर्जा आएगी, तब तीर में तब गतिज ऊर्जा आएगी, लेकिन अभी तो हमारी स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है आप लोगों को कि गतिज ऊर्जा। अभी क्यों दिया गया हमें नहीं पता, लेकिन आप भी ऑप्शन को ही मानिए, क्योंकि जो भारत इसके जो नियम अपना ही मानेगा, हमारा नहीं मानेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपको इसको सही करिए। चलिए एक क्वेश्चन इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगा लेंगे, उसके बाद हमारा क्लास समाप्त भी हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और बचेंगे। इसमें क्या कह रहा है, बोला व्हाट द हेल्प ऑफ द पुली अ पर्सन इज एबल टू रेसेज ए लोड ऑफ 500 न्यूटन थ्रो 8 मीटर, ही feels of rope 95 Newton of the rope pulls in the throw 64 meters. Here efficiency, इसकी क्या निकालना है, हमें इफिशियंसी निकालना है। तो देखिए आपको बता दें, हम लोग यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, गियर लगे हुए हैं, पुल्ली लगी हुई हैं, तो बहुत सारी यहाँ पे पुल्ली लगी हुई हैं। तो इसमें पूछा है हमसे कि इफिशियंसी पूछा है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, देखिए मान लीजिए हमें यहाँ पे बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे हमें पुलियाँ लगी हुई हैं। हम कोई वस्तु को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। कहाँ से खींच रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई वस्तु लगी हुई है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमारा कोई भार लटका हुआ है, कोई भार क्या हुआ है, लटका हुआ है। अब हमारा यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम क्या है, खड़े हुए हैं, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं। ठीक है,
जब खींच रहे हैं तो कितने बल से खींच रहे हैं, 95 न्यूटन के दिया गया है। देखिए कि हम कितने बल से खींच रहे हैं, 95 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर अप्लाइड करते हैं तो ये 64 मीटर क्या होती है, खिसक जाती है। इसको हम लोग कितना खींचे, 64 मीटर खिसक जाती है। और क्या बोल रहा है कि यह 8 मीटर थ्रो, यह 8 मीटर ऊपर उड़ जाती है, यहाँ से 8 मीटर ऊपर उठ जाती है। और जो इसका भार दिया गया था वह 500 न्यूटन दिया गया था, किसका, वस्तु का भार। तो क्या किया हमने, 95 न्यूटन का बल लगाया, 64 मीटर हमारी खिसकी और 8 मीटर ऊपर उठी और 500 न्यूटन हमारा बल दिया गया है। तो कैसे यहाँ से निकालेंगे, हम लोग गणना करेंगे। जो हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी वाला बराबर जो फार्मूला जो होता है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल वर्क आउटपुट। यहाँ पे क्या होगा, वो वर्क आउटपुट हो जाएगा बटा के वर्क इनपुट, ठीक है। तो वर्क आउटपुट हमारा हो जाएगा फार्मूला वर्क आउटपुट, ये हमारा वर्क आउटपुट हो गया है। और नीचे वर्क इनपुट हो गया है, ये हमारा वर्क इनपुट हो गया। आउटपुट क्या होता है, जो हमें मिलता है, जो हमें मिल रहा है वर्क कार्य करने के बाद, वो हमें आउटपुट होता है। जो अपनी ऊर्जा हम खर्च करते हैं वो हमारे इनपुट होता है, वर्क इनपुट। तो देखिए वर्क आउटपुट क्या हुआ, वर्क आउटपुट हमारा 500 गुणे 8। हमने क्या किया, जो हमें मिला, हमें 500 न्यूटन क्या था, बल था, और 8 मीटर ऊपर उठा, ये हमें मिला। और हमने खर्च कितना किया अपने, तो 64 गुणे 95 हमने क्या किया, अपनी एनर्जी लॉस की। तो यहाँ से हम इसको जब हल करेंगे ऊपर हो जाएगा हमारा 100, ये क्योंकि 64 हो जाएगा, और इसको हम लोग 25 से काटेंगे, 100 बटा के 152 आएगा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.657, ठीक है। कुछ इस प्रकार हमारा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार और समझ लीजिएगा काफ़ी अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि संधारित्र का, एक संधारित्र का संचालन प्रतीक क्या होता है, किस पे निर्भर करता है। इसका एक फार्मूला होता है हमारा संधारित्र वाला, इसी बराबर होता है E0 A/D। यह किस पे निर्भर करता है, ए देखिए प्लेट का क्षेत्रफल, ए मतलब क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। प्लेट के मध्य का स्थान, डी डिस्टेंस के भी निर्भर करता है। ओडी प्रकार का डाई इलेक्ट्रिक प्रयुक्त जो ये हमारा दिया गया, इस पर ये भी निर्भर करता है। नहीं सभी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपन टू द स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज यू ऐड मोर कॉइल्स अराउंड इट। एक विद्युत चुम्बकीय की शक्ति को क्या होगा जब आप इस पर और अधिक कॉइल लपेटते हैं। देखिए यह कोई मान लीजिए हमारा कोई राड है, इस पर हम लोग क्या लपेटे हैं, कॉइल लपेटे हैं। जब कॉइल और अधिक लपेट दे रहे हैं हम लोग, तो इसकी जो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। बढ़ेगी ना, घटेगी तो है नहीं, क्योंकि उसमें हम लोग उसकी क्षमता को बढ़ा दे रहे हैं। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, इसको आप लोग याद करना होगा। जर्मन सिल्वर में हमारा होता है निकिल, जिंक और कापर होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बोल रहा है इनमें से कौन सा तनाव उप तनाव के रूप में जाना जाता है। तो हमारा जो तनाव होता है वह परिधीय तनाव हमारा उप तनाव के रूप में जाना जाता है। इसको भी आप लोग रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब स्विच बंद हो तो क्या होने की संभावना होगी। देखिए फिगर दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है, जब स्विच बंद हो तो क्या होने की संभावना होगी। जहाँ पे देखिए स्विच ऑफ है, जब स्विच हम लोग बंद कर दें, ये दोनों एक दूसरे से करंट क्या कर दें, फ्लो करा दें, एक चुंबक क्षेत्र तैयार किया जाना चाहिए। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों, एक चुंबक क्षेत्र तैयार होगा, क्योंकि हमारा ये कील है, लोहे की है, उसके ऊपर हमने कापर का वायर लगा के उसको क्या कर दिया, करंट फ्लो करा दिया। जब करंट फ्लो करा देंगे तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यही कह रहा है कि जब हम लोग सर्किट बंद करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज ग्रुप 4 के लेवल 1 पढ़ा, और कल हम लोग लेवल 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम पूरे लेवल के क्लासेस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए और मेहनत से अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। दोस्तों इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।